सदफ सैयद और मनोरंजन शर्मा, साथ ही सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ होंगे। सभी एक्सपर्ट्स का स्वागत करेंगे। दीपक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। फर्स्ट स्टैंस ऑन द क्रेडिट पॉलिसी एज एंटिसिपेटेड, कटौती हुई है जिस तरह एंटिसिपेट किया गया था, अकोमोडेटिव रुख भी बनाया गया है। आपका फर्स्ट टेक। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी पॉलिसी में जाते वक्त कि आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा, और सिंस ये टैरिफ अनसर्टेनिटी के कारण ये आइडिया नहीं है कि ग्रोथ पे कितने समय तक इसका इम्पैक्ट रहे और एग्जैक्ट कितना इम्पैक्ट इसकी वजह से ग्रोथ पे इम्पैक्ट रहेगा। इसके कारण ये इस समय पर स्टैंड चेंज करना भी ये अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन आरबीआई ने लिया है। आरबीआई को इन्फ्लेशन से कंफर्ट आ रही है। नेक्स्ट ईयर FY26 की इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई ने लोअर रिवाइज की है 420 से 4%। तो गिवन दी ग्लोबल एनवायरनमेंट जहां पे ग्रोथ में डाउनसाइड रिस्क है और आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन आज लिया है वो एकदम अप्रोप्रिएट है। टू द मार्क, इस वक्त रिएक्शन पॉलिसी पर दीपक अग्रवाल का कहना। सदफ सैयद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष सोमैया भी क्या हमारे साथ जुड़े हैं? व्हाइट ओक कैपिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष सोमैया हमारे साथ है। आशीष, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले आपका टेक पॉलिसी पर क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अगर आप देखिएगा जो माहौल है अभी का, मतलब देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि रेट कट को अबेयंस में रखते और अनसर्टेनिटी को साइड करके कहते कि भाई ठीक है, सिनेरियो इम्प्रूव होने के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि आरबीआई ने क्लियरली न केवल रेट कट किया है बट स्टांस भी एकोमोडेटिव की तरफ चेंज किया है। तो उससे डेफिनेटली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट के नज़रिए से देखें तो ये यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ वॉर वाला अगर माहौल नहीं होता तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में इसको एक पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे देखा जाता कि भाई चलिए यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ग्रोथ को बढ़ावा देना, ये इन्होंने एक प्राइम अपनी प्रायोरिटी स्टांस चेंज के साथ अगर प्राइम प्रायोरिटी बनाया है तो मार्केट इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखता। लेकिन डेफिनेटली मार्केट बाहर के माहौल को लेकर के प्री ऑक्यूपाइड है, इसलिए मार्केट का कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ये हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस की बात करें तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है वो डेफिनेटली ऑब्वियस चीज़ है, और आने वाले थोड़े समय में नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमको कि ये बाहरी जो एनवायरनमेंट है इसका कितना असर पड़ता है। लेकिन डोमेस्टिकली बात क्लियर है कि यहाँ से ग्रोथ की प्रायोरिटी है। लिक्विडिटी भी आरबीआई अबेंडेंस में प्रोवाइड करेगी जितनी मार्केट में रिक्वायर्ड होगी, और आगे जाकर के जो रुख है वो भी फर्दर रेट कट्स दर्शाता है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बाजार में हमने पॉलिसी से पहले जो लेवल देखे निफ्टी के, यही 150 नीचे था, अभी भी 150 नीचे है। निफ्टी बैंक में पेन बढ़ा इसलिए है क्योंकि बार बार कुछ रिस्क का जिक्र किया आरबीआई गवर्नर ने, एक्सटर्नल रिस्क का, ट्रेड वॉर का, टैरिफ का, तमाम चीज़ें वो हैं। और ग्रोथ रेट को थोड़ा कट किया है 0.2% से, लेकिन उसको ट्रिम किया है। और एक चीज़ उन्होंने कही कि अच्छा यहाँ से अब ना दरें बढ़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित हो गया है, या तो स्टेटस को रहेगा या फिर रेट कट आएगा। ये एक पॉजिटिव साइन के तौर पर आप देख के चल सकते हैं। रजनी मैम, गोइंग फॉरवर्ड कि चलें कि जब अगली पॉलिसी आएगी, क्योंकि 2 बार ये 0.25% का रेट कट आ गया है, क्या थोड़ा और देने की गुंजाइश बनती थी आरबीआई के फ्रंट पर, आधे % का? और क्या हम मान के चलें कि अगली पॉलिसी में भी हम सिमिलर लाइन पर रेट कट देखेंगे आरबीआई की तरफ से? मुझे लगता है इसके बाद आगे चलकर भी रेट कट का स्कोप है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इनफैक्ट 2 और रेट कट होने का चांसेस है। सो अराउंड 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट होगा आगे चल के इस साल में। क्योंकि अगर आप देखें तो आरबीआई ने ग्रोथ को थोड़ा-सा ट्रिम किया है, 6.5 किया है 6.7 से। पर मुझे लगता है कि ग्रोथ कंसर्न्स है काफ़ी और ग्रोथ इससे भी नीचे आ सकता है। इनफैक्ट हम लोग जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं केयर एज रेटिंग्स में, हमें लगता है ग्रोथ 6.2 टू 6.3 हो सकता है FY26 में। बिकॉज़ मेन प्रॉब्लम ये खाली टैरिफ का प्रॉब्लम नहीं है, टैरिफ का तो है ही, उसके कारण हमारे
कैलकुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जीडीपी पे अराउंड 0.2 to 0.3%, लेकिन उससे ज्यादा कंसर्निंग है ये अनसर्टनिटी, बिकॉज इतना अनसर्टन एनवायरनमेंट है, हमें पता नहीं कि आगे चल के क्या अनाउंस होने वाला है ट्रेड पॉलिसी में, यूएस क्या अनाउंस करेगा, चाइना कैसे रिटेलिएट करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ काफी हिट हो सकता है, और साथ साथ ना ही जस्ट ग्लोबल ग्रोथ, इसके कारण इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स काफी इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी और इंडियन सेंटिमेंट्स भी। सो हमारा ऑलरेडी एफडीआई वीक रहा है FY25 में, FY26 में भी हमें उसका वीक दिखेगा। FII आउटफ्लोज हम ऑलरेडी देख रहे हैं, FY26 में भी वो वॉलेटाइल रहेगा। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हम देखें तो वो भी प्राइवेट सेक्टर का वीक है, और इस अनसर्टन एनवायरनमेंट में प्राइवेट सेक्टर और भी संकोच करेगा इन्वेस्टमेंट करने में। तो इसीलिए ये सब देख के हमें लगता है कि ग्रोथ कंसर्न्स काफी है, इसलिए सही डिसीजन था आरबीआई का, और आगे चल के भी अराउंड 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट का संभावना है। ठीक है, आगे भी संभावनाएं हैं। हालांकि बाजार देखिए डिस्काउंट करके चल रहा था, 0.25% के रेट कट को डिस्काउंट करके चल रहा था। डिस्काउंटेड क्या नहीं था, वो था जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में भी कटौती, हालांकि 0.2% की कटौती हुई है। लेकिन एक ये इवेंट और गुजर गया, एक इवेंट का रिस्क अभी भी बरकरार है और वो है ट्रेड वॉर का। और दूसरी चीज़ कि थोड़ी देर में कुछ दिनों में अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी, 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे भी आएंगे, 10 अप्रैल को। एक और धुरंधर को जोड़ लेते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के महारथी रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बाजार की चाल सुनील सर, यहां से आप क्या देख रहे हैं? क्या हम बहुत जल्दी ये क्रेडिट पॉलिसी वाली चीजें भूल के फिर से ट्रेड वॉर वाले मसले पर आ जाएंगे और उसी की चर्चा करते रहेंगे? यहां से आप डायरेक्शन क्या देख रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल, मार्केट तो ऑलरेडी भूल गया। अभी देखो पॉलिसी का कोई रिएक्शन नहीं है, बैंक इंडेक्स में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आई है, मानी ये डिस्काउंटेड था। और ओनली थिंग इज क्या है कि ये अच्छी खबर है, मगर बहुत से अच्छी खबर ऐसे आई है हमारे इकोनॉमी के बारे में, मगर ट्रेड वॉर के कारण किसी भी पॉजिटिव फैक्टर का, जैसे एफपीआई का जो लिमिट था 25,000 करोड़ से उसको 50,000 करोड़ किया था, इन्फ्लेशन घट रही है और जीडीपी ग्रोथ में भी उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, ये सब इंडिया के लिए पॉजिटिव्स है। खाली अर्निंग सीजन की आउटलुक बाकी है, मगर फिर भी क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट अभी तक पूरा क्या फैक्टर करे, ये अनसर्टेनिटी मार्केट के ऊपर छाई है। तो अंटिल क्लैरिटी आती है, क्योंकि फर्स्ट क्लैरिटी उसमें चाहिए कि हमारी जो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है वो कितनी जल्दी ओपन में आए और कह दे कि ये चीज होगी। देखिए ट्रम्प जी ने 104% तो लगा दिया चीन के ऊपर, मगर इतने महंगे हो जाएंगे वो चीन से इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंपोर्ट में इंडिया जरूर शामिल हो सकती है। कितना जल्दी हम इसका फायदा उठाकर एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, उसी पे मेरे ख्याल में एक पॉजिटिविटी मार्केट को चाहिए, तो वहां से आएगी। दूसरी, अर्निंग सीजन से भी जो अर्निंग्स बीता हुआ अर्निंग्स है उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर इश्यू है क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और गाइडेंस में क्या है कि अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर का अनसर्टेनिटी है तो कैपेक्स में निवेश कोई क्यों करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज। बस गवर्नमेंट के हाथ में जो कैपेक्स का एक्सपेंडिचर वो हाथ में है, अगर गवर्नमेंट उसको फ्रंट लोड करके कुछ करती है तो ऑर्डर बुक्स आ सकती है और ये पॉजिटिविटी आ सकती है। तो मेरे लिए अर्निंग सीजन का गाइडेंस ही अगला डायरेक्शन देगा मार्केट को। तब तक वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, बिकॉज टैरिफ के बारे में अभी बाकी देश का रिस्पॉन्सेस देखना है। एक चीन के ऊपर तो डायरेक्ट वॉर चल रहा है, मगर बाकी देश कैसे रिस्पॉन्ड, जैसे कनाडा, जैसे मेक्सिको, जैसे यूयू यूरोपियन यूनियन, ये सब के ऊपर अभी ध्यान चल जाएगा। और ये पॉलिसी को तो ऑलरेडी मार्केट ने फॉलो कर दिया है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। सदफ सईद भी हमारे साथ है। सदफ भाई नमस्ते, एक बार आपका टेक भी सर इस पॉलिसी पे। मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव पॉलिसी रही है। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट का अनुमान था, कुछ आशाएं ज़्यादा की थी, बट मेरे ख्याल से मार्केट ने उसको बजट इन कर लिया था। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अकोमोडेटिव स्टांस करा है और एक पॉलिसी स्टेबिलिटी की तरफ गाइडेंस दी गई है कि इसके आगे रेट बढ़ेगा नहीं, रेट घटने के ही अनुमान है। मेरे हिसाब से तो जीडीपी जो एक फोरकास्ट में चेंज करा गया है 6.7 से 6.5,
अगर आप देखें ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रही है, बस 20 बिप्स का इम्पैक्ट मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है। ये अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरी पॉलिसी काफी अच्छी है, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की तरफ फोकस्ड है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वॉर रहेगी तो डोमेस्टिक ग्रोथ, डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जिसमें रेट कट काफी हेल्प करेगा। लोन दरें कम होंगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा बोरो कर पाएंगे और ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा जो गाइडेंस दी हैं आगे इन्फ्लेशन की भी, फूड इन्फ्लेशन में गवर्नर साहब ने बोला है कि डेफिनेटली कटौती रहेगी। खरीफ क्रॉप अच्छी गई है, रबी क्या सोइंग भी अच्छी है, रिजर्वायर फुल हैं वाटर से, और जो मॉनसून का अनुमान है वो भी नॉर्मल है। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा रहेगा, इन्फ्लेशन कम रहेगा और ग्रोथ पे फोकस है। डोमेस्टिक ग्रोथ, कंजम्पशन से ग्रोथ लाने का फोकस है, और जो कटौती जीडीपी फोरकास्ट में करी है मेरे हिसाब से वो नॉमिनल है और करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी पॉलिसी। ठीक है, काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। और इस बीच मार्केट्स भी देखो रिएक्शन तो नहीं देगा, क्योंकि विक्स जैसे मैंने आपको पहले भी नोटिस करवाया था। आशीष भाई से एक क्वेश्चन है मेरा। आशीष भाई, पहले तो नमस्कार, शुक्रिया समय देने के लिए। ये चलो मैं पॉलिसी को आज आता है और कल भूल भी जाऊंगा, परसों तक शायद याद भी नहीं रखूं कि क्या क्या पॉइंट्स थे। मार्केट्स कैसे चलेगा सर? अभी मार्केट्स टैरिफ को ही वेटेज दे के थोड़ा रिएक्शन देगा या फिर कुछ और ब्लेंड भी करेगा इसके अंदर? सी आई थिंक अभी थोड़े समय के लिए एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, फिर कल कुछ, फिर अगले हफ्ते कुछ, तो इस तरीके से न्यूज़ फ्लो के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा अटेंशन रहेगी। क्योंकि पहले आपने रेसिप्रोकल टैरिफ सुना, रेसिप्रोकल टैरिफ के सामने आपने रिटेलिएटरी टैरिफ सुना, फिर अब कुछ और होगा, फिर कुछ और, तो न्यूज़ फ्लो इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसे कल भी कई हमारे निवेशकों से और एडवाइजर से, सलाहकारों से बातें होती हैं, तो जैसे कल मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो हम सबको यही बताते हैं कि भाई इसको आप अज्यूम मत करिए कि अभी ऐसे ही चलेगा। अब देखिए आज हमारा मार्केट स्टेबल है, लेकिन जापान, ताइवान सब 4% डाउन है फिर से। अब दोपहर को समझिए कि यूरोप के बाजार खुलते हैं, फिर यूएस से कुछ न्यूज़ आती है, तो थोड़े समय के लिए वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। मार्केट का किसी भी डायरेक्शन का मूव जो है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट मत करिए कि भाई अब ये तो ऐसे ही चलेगा या ये सुधर गया इस तरीके से। हाँ, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई थोड़े दिन पहले 21,000 और 21-22 के बीच में हम थे, वहां पे एक बॉटम बना के हम करीब करीब 23,500 तक गए, फिर ये वॉर की, टैरिफ वॉर की न्यूज़ को लेके डिक्लाइन हुआ, तो वॉलेटिलिटी थोड़े टाइम रहेगी। दूसरी चीज़, अब ये रिजल्ट सीजन, तो रिजल्ट सीजन में डेफिनेटली हम लोग एक ट्रेंड इंप्रूवमेंट केवल देखने को मिले तो काफ़ी रहेगा। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY25 और फिर थर्ड क्वार्टर FY25, वहां पे आप देखिए रिजल्ट सीजन को लेकर के काफ़ी कंसर्न्स थे। लेकिन अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स में 5.4%, उसके बाद अपवर्ड रिविजन्स शुरू हुए और अभी हम 6.5 का अनुमान लगा रहे हैं। तो कंपनियों के रिजल्ट्स में भी एक अगर ट्रेंड चेंज देखने को मिले, और दूसरी चीज कंपनियों के रिजल्ट्स में न केवल ट्रेंड चेंज, ये जो बाहर का माहौल है उसके ऊपर कमेंट्री, बिकॉज अगर आप भी रिजल्ट सीजन को लेकर के इंटरव्यू करेंगे तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि भाई इनके बिजनेसेस पे बाहर के माहौल का क्या असर पड़ रहा है, इनके जो बायर्स हैं ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ जो कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है रिजल्ट सीजन के ऊपर भी ये पूरे टैरिफ वॉर का काफी बड़ा हैंगओवर रहेगा। लेकिन ये सारे नॉइज में से हट के रिजल्ट सीजन में अगर हम लोगों को ट्रेंड चेंज देखने को मिले, थोड़ी बहुत पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिले, तो मार्केट का डायरेक्शन वहां से इम्प्रूव हो सकता है। वरना मुझे ऐसा लगता है थोड़े समय के लिए, आने वाले 3 महीने कम से कम, मार्केट डायरेक्शनलेस हो सकता है। 2 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और ये जो पूरा टैरिफ वॉर है ये कितना बिगड़ सकता है तो उसका भी हमको कोई अनुमान नहीं है अभी। We hear you there and thanks for that take.
अर्निंग्स ही है अगला ट्रिगर जिस पर अब नज़र रखनी होगी, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट को डाइजेस्ट करनी है और डोमेस्टिक फैक्टर्स से इतर ग्लोबल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी की ही अगर बात करें, एज एंटिसिपेटेड क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है, बावजूद इसके मार्केट ने इसे डाइजेस्ट नहीं किया, मानो स्वॉलो कर लिया। इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी निचले स्तरों पर ट्रेड करता है, 50,128 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 400 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी कमजोरी के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज अर्श मोगरे भी हैं। अर्श, आपसे जानना चाहेंगे, ओके, वी हैव दीपक अग्रवाल। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, वर्डिक्ट तो आ गया, क्रेडिट पॉलिसी एज एंटिसिपेटेड आ गई है, करेंसी और साथ ही कैपिटल इन्फ्लोज पर भी बात होनी चाहिए। किस तरह से देखा जाए इस क्रेडिट पॉलिसी को और करेंसी के साथ इसके कनेक्शन को? क्या स्ट्रॉन्गर रुपी सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिखेंगे? पोटेंशियल कैपिटल इन्फ्लोज के सेंटिमेंट्स किस तरह डेवलप होंगे आपके हिसाब से, दीपक? जी, अगर हम देखेंगे तो रुपी जो 88 तक चला गया था, वो लास्ट 1-1.5 महीने में अप्रिसिएशन बायस देखा। हमने देखा कि डॉलर रुपी 85 तक अप्रिशिएट होके लास्ट 2 दिन में चाइनीज करेंसी डिप्रिशिएट होने के कारण हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हुई है। और यूएस में जो यूएस ग्रोथ इम्पैक्ट है, प्लस यूएस जिस तरह से बाकी कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है, तो ये फियर है कि प्रोबब्ली यूएस एसेट्स भी पब्लिक और मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड लाइक टू डिसोन और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इन द इंटरिम थोड़ा टाइम रुपी में वोलेटिलिटी रहेगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम रिटेलिएटरी टैरिफ लगा के सेकेंड टाइम 50% के अगेंस्ट अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। देखना है कि वो ये टैरिफ वॉर करेंसी डेप्रिसिएशन के थ्रू प्ले करता है। अगर चाइनीज करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारी करेंसी पे भी थोड़ा डेप्रिसिएशन बाय प्रेशर रहेगा। कैपिटल फ्लोज की बात करें तो डॉलर वीकनिंग है, पीपल विल लाइक टू डिसोन लेट्स से डॉलर एंड मूव आउट टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में इमर्जिंग मार्केट शुड बेनिफिट थ्रू द डी-डॉलराइजेशन ट्रेड एंड बेसिकली डॉलर रुपी हमें रेंज में लगती है। तो अगर डॉलर रुपी की बात करें तो हमें लगता है कि अगले 3 महीने प्रोबब्ली डॉलर रुपी 86 to 88 के रेंज में रहेगी। साथ ही कैरेज ग्रुप की रजनी सिन्हा जी भी हैं। रजनी जी, गुड मॉर्निंग। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को हमने सुना एंड एज एंटिसिपेटेड ज़रूर थी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी ऑप्टिमिस्टिक आपको नज़र आई, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज इकोनॉमी को और मार्केट को ओवरऑल डाइजेस्ट करने पड़े हैं। इन दी वेक ऑफ इट कितना ऑप्टिमिस्टिक आरबीआई का नज़रिया और आने वाले दिनों में ये आउटलुक कितना कॉन्फिडेंट इन दी कमिंग क्वार्टर्स, इन दी कमिंग पॉलिसी आप मानकर चलेंगी? एक्चुअली ये मुझे काफी ऑप्टिमिस्टिक लगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट ट्रिम तो किया है, लेकिन 6.5% की बात कर रहे हैं FY 26 के लिए, जो कि मुझे लगता है डिफिकल्ट हो सकता है अचीव करना। काफी अनसर्टन एनवायरनमेंट है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट में आगे क्या होगा उसका अनुमान किसी को नहीं है, तो इस अनसर्टनिटी इज ऑल्सो अ बिग नेगेटिव। तो उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे दिखेगा, जैसा मैंने कहा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे एज वेल एज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स पे। इसीलिए हमें लगता है कि ग्रोथ इससे लोअर हो सकता है, 6.2 to 6.3%। अगर मैं इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की बात करूं तो वो भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। आरबीआई 4% इन्फ्लेशन की बात कर रही है नेक्स्ट ईयर के लिए। इन्फ्लेशन में मैं अग्री करती हूँ, ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये वॉचफुल रहना है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफी अनसर्टन हो गया है प्रेडिक्ट करना। क्योंकि अगर हम ये अनुमान रख भी ले कि नॉर्मल मॉनसून होगा, लेकिन फिर भी उसके अलावा, जैसे कि अभी हीट वेव्स चल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर वो ज्यादा सिवियर हो जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा फूड प्रोडक्शन पे और फूड इन्फ्लेशन पे। तो थोड़ा बफर हमें इन्फ्लेशन पे भी लेके चलना है। बट अगर वो मैं बफर की बात करूं तो भी मुझे लगता है कि हाँ, अराउंड 4.2% इन्फ्लेशन हम अनुमान कर रहे हैं कि होगा FY 26 में। उससे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो कंफर्टेबल है, तो उस पे कंसर्न नहीं है ज्यादा। तो ओवरऑल एंड द पॉइंट दैट आरबीआई अब एकोमोडेटिव स्टांस की बात कर रही है, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद एटलीस्ट ये सर्टेनिटी है
कि आगे चल के या तो रेट वही बना रहेगा या उसे आगे चल के कट होगा। तो इनफैक्ट हमें तो लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स और भी एग्रीवेट होगा आगे चल के, और चांसेस है कि यूएस फेड भी और कट करेगा 2025 में, बिकॉज यूएस में कंसर्न्स ये है कि वहां इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। सो इट्स वेरी इजी कि फेड क्या करेगा, ग्रोथ कंसर्न्स पे फोकस करेगा कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स पे। पर हमें लगता है कि ग्रोथ कंसर्न्स काफी रहेगा, यूएस फेड कट करने वाला है और भी रेट इन 2025, और आरबीआई को इसलिए और भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा फर्दर कट करने का। इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के भी 2 रेट कट और होने की संभावना है। 2 रेट कट एंटिसिपेटेड हो सकते हैं 0.25% के, यहाँ से और गुंजाइश बनती है इस साल में। बाजार दिन के निचले स्तर पर है। निफ्टी बैंक 50,100 के आसपास है और निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर नीचे हैं। निफ्टी की बात करें तो 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है, 22,400 के नीचे फिर से आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए पॉलिसी ये डिस्काउंटेड थी, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव वगैरह हैं, कुछ कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट किए हैं। आशीष जी, जरा आप ये बताइए कि एक डॉलर वाला भी मसला है। देखिए कल मैं देख रहा था कि यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी की प्रवक्ता हैं यू जिंग, उनका एक ट्वीट बड़ा चर्चा में रहा। लंबी चौड़ी पोस्ट थी कि अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ चीन और भारत को मिलजुल के काम करना चाहिए, एक घेरेबंदी की बात की। लेकिन डॉलर है लगातार डोमिनेट हो रहा है, आप अमेरिका को खारिज कर नहीं सकते। अगर हम 2 दिन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पैसा, 1 रुपए की वीकनेस डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में आ गई है और युआन भी 2023 के निचले स्तर पर है। इस पूरे इक्वेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं और मार्केट पर यह कितना नेगेटिव असर डालेगा यहां से? तो एक्चुअली थोड़े समय के लिए देखिए क्या है कि ये जो भी चेंजेस जो हो रहे हैं वो काफ़ी फार रीचिंग और डिकेडल चेंजेस जिसको बोलते हैं। मतलब ये कोई नॉर्मल, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल या नॉर्मल मार्केट साइकिल है जिसमें हम लोग एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकें कि भाई आमतौर पे फलाना फलाना चीज़ें हुई तो उसका XYZ या ABC इम्पैक्ट निकलेगा। अभी जो चीज़ें हो रही है वो डिकेडल चेंजेस हैं। तो पहले के जो फ्रेमवर्क्स हैं या पहले के जो नैरेटिव्स हैं, उन्हीं नैरेटिव्स में अभी के माहौल को फिट करना मुश्किल ही नहीं, मुझे लगता है डेंजरस होगा। सो कुल मिला के ये देखना चाहिए कि थोड़े समय के लिए, इसीलिए मैंने बताया कि अनिश्चितता है 3 महीने 6 महीने के लिए, और हर आए दिन नए नए न्यूज़ आएंगे, उसकी वजह से कभी 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। अब अगर आपके सवाल पे मैं देखूं तो चाइना में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल टैरिफ्स जिस तरीके से चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और ये लोग बायलैटरल अग्रीमेंट या एक समझौते के ऊपर आने के बजाय कॉम्पिटिटिवनेस की या कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि भाई टैरिफ्स का इम्पैक्ट मिटिगेट करने के लिए चाइनीज करेंसी डिवैल्यू हो रही है या होने दिया जा रहा है उसको। लेकिन टैरिफ का इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि भाई ये 2-4% करेंसी डेप्रिसिएशन से कोई कुछ ज़्यादा चेंज होने नहीं वाला है। दूसरी बात, कायदे से तो डॉलर डेप्रिशिएट होना चाहिए, और चाइना की जो इकोनॉमी है और इनका जो पिछले थोड़े समय का जो प्रोग्रेस है, इसको देख करके कायदे से तो युआन अप्रिशिएट होना चाहिए और डॉलर डेप्रिशिएट होना चाहिए। तो आगे जाके अमेरिका किस तरीके के कदम उठाएगा इसके सामने। और दूसरी चीज़ ये भी जो आपने बताया उनकी प्रवक्ता का जो ट्वीट था, तो ये बात तो सही है कि भाई यूएस वर्ल्ड की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन बड़ा होकर के भी 25% है, वो कोई 50-70 या 100% तो बिल्कुल नहीं है। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है, और हमारे यहाँ पे भी आप देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज में थोड़ा चेंज तो आया है। जैसे हमने अभी BYD का 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, और एक तरीके से ये पॉलिसी चेंज या स्टांस चेंज भी हुआ है कि भाई चाइनीज कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या कम से कम अपनी जो क्लोज डोर पॉलिसी थी उसको कम से कम चेंज किया जाए। तो थोड़े समय के लिए हम लोगों को ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा। ओपन माइंडेड से मेरा तात्पर्य यह है कि भाई एक जैसे मुंबई में बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, तो मैं पैनिक के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड पैटर्न्स, कौन किसका दोस्त है कौन किसका भाई है, उसके बारे में ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। सारे देश अपने हितों की रक्षा के लिए देखिए स्वतंत्र हैं और उसके हिसाब से ही फैसला लेंगे। अमेरिका भी यही कह रहा है और चीन निश्चित तौर पर यही करेगा आगे जाते हुए। सुनील सर, एक सवाल देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि नहीं बैंकिंग फाइनेंशियल ये थोड़े से इम्यून है। हम चर्चा ये भी कर रहे थे कि रेट कट आ जाएगा तो थोड़े से
एक प्रेफर्ड सेक्टर हो जाएगा मार्केट में। लेकिन अगर ग्रोथ अगर मान लीजिए गिरती है, जैसा कि आरबीआई ने भी थोड़ा सा ट्रिम किया है ग्रोथ का अनुमान, तो ऐसा तो है नहीं कि बैंकिंग फाइनेंशियल उससे अछूते रह जाएंगे, अल्टीमेटली उन पर भी हिट आएगा। आपका क्या ओपिनियन है, बैंकिंग फाइनेंशियल में क्या यहां से अपना वेटेज बढ़ा देना चाहिए या फिर जितना है उतना ही रखें? मेरे ख्याल में बढ़ा देना चाहिए और इसके कारण मैं बताता हूं। जैसे आपने कहा डायरेक्ट इम्पैक्ट सभी सेक्टरों से कंपैरिजन में इसमें कम है। इम्पैक्ट जरूर रहेगा स्लो डाउन ऑफ जीडीपी ग्रोथ का और स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। आपको लोन की डिमांड भी उतनी नहीं बढ़ेगी, वो सब चीज है, मगर फिर भी ये एक स्टेप रिमूव फ्रॉम द डायरेक्ट टैरिफ इम्पैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि हम भूल रहे हैं कि ये 1 लाख करोड़ जो टैक्स गिव अवे गया था वो लोगों के हाथ में इस महीने से महसूस होने लगेगा। तो वो कहाँ जाएगा? चाहे वो कंजम्पशन में जाएगा डायरेक्ट स्टेपल्स में, या फिर ईएमआई के जरिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के खर्चे में जाएगा, या सेविंग्स में थ्रू म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस में जाएगा। तो बैंक्स इसमें क्या है कि स्वीट स्पॉट में है कि चाहे वो ईएमआई के थ्रू यूज होता है तो उनकी लोन बुक बढ़ सकती है बैंक्स और एनबीएफसीज की। एट द सेम टाइम सेविंग्स में भी म्यूचुअल फंड, सभी बैंक, बड़े बैंक्स आजकल म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनके इनकम में। तो इसके कारण डेफिनेटली इसका फ्लो थ्रू इम्पैक्ट उनको पॉजिटिवली मिलेगा। थर्ड चीज है कि आज रेट कट के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है बिकॉज ये टैरिफ का ओवरहैंग है। मगर सच्चियत में देखें तो आरबीआई ने भी क्या किया है कि उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पॉसिबिलिटी और रेट हाइक तो बिल्कुल नहीं है और ओपननेस फॉर रेट कट जरूर अकाउंटेटिव स्टैंस बन के है। तो एक न एक दिन, क्योंकि ये जो रेट कट जब ट्रांसमिट होती है थ्रू लिक्विडिटी, तो बैंक्स की जो होल्डिंग्स होती है ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी बुक में जो होता है, वहां पे मार्क टू मार्केट गेन्स भी बैंकिंग सेक्टर को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में एक सेफ्टी के तौर पर आई थिंक बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर कोर एलोकेशन होनी चाहिए। और जब एफआईएस वापस आएंगे, वो कब आएंगे मेरे लिए? जब बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का साइन होता है, तब उनका रुझान इंडिया के ऊपर बदलेगा। क्योंकि एक बीटीए के कारण क्या होगा कि बाकी के टैरिफ का इंपैक्ट शायद उससे एक्सक्लूड हो जाएगी, राइट। और सेकंड, शायद चीन से डाइवर्ट करके कुछ चीजों को ज्यादा, जैसे आईफोन्स ज्यादा इधर मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। तो उस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के वक्त में मेरा सोचना है कि, और आरबीआई सेबी ने अभी वो 25,000 को 50,000 कर दिया, तो छोटे मोटे एफआईआईज को डबल करने के कारण वो आ सकते हैं, मगर एक पॉजिटिव स्ट्रीक चाहिए जो बीटीए के थ्रू आ सकती है। और जब वो आएंगे ना, जब पैसिव फ्लोज आते हैं इंटरनेशनली से, तो बैंक की बीएफएसआई सेक्टर ऑलमोस्ट 35% ऑफ लार्ज कैप इंडेक्स है, तो जरूर ऑटोमेटिक एक फ्लो का सपोर्ट भी उधर आके मिलेगा। ये कब होगा कहना मुश्किल है, 3 महीने 6 महीने हो सकता है। इसीलिए आज से आप बीएफएसआई एक्युमुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो एक आपको एक तरह से सेफ्टी का भी एलिमेंट प्रोवाइड करेगी, बट एक बीटीए सब आएगा तो वैल्यूएशन के कारण एक बढ़त में भी आपको देख सकती है। तो मेरा व्यू वो बदला नहीं है कि बीएफएसआई एक कोर पोर्शन ऑफ योर एलोकेशन होना चाहिए इस माहौल में। बट फाइनल एक कहूंगा मैं कि जो भी करना है आप स्टैगर्ड तरीके से कीजिए, एक लमसम में मत डालिए, क्योंकि जैसे आशीष जी ने भी कहा वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी थोड़े दिन के लिए। तो जितना आप स्टैगर करेंगे, आपको वॉलेटिलिटी का, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको फायदेमंद निकलेगा। तो स्टैगर तरीके से आप जरूर बीएफएसआई आपकी पोर्टफोलियो में एक कोर पोर्शन होनी चाहिए। ठीक है सुनील सर, आप आशीष जी से सहमत है, मैं आपसे सहमत हूं, तो हम सब सहमत हैं कि कम से कम ये पॉलिसी ठीक है, लेकिन कम से कम टुकड़ों में और किस्तों में सबको काम करना चाहिए। दीपक अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रजनी सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। आशीष भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात होती है किसी और नोट पे। और सुनील सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल मार्केट्स वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने थोड़ी देर पहले पॉलिसी के बारे में आपको बताया था। जब तक विक्स नहीं गिरेगा तब तक यूनानिमसली डिसीजन आ गया पॉलिसी का, जीडीपी टैरिफ को इंक्लूड करके आ गई, फिर भी बाजार नहीं चल रहा। निफ्ट घटाओ, मतलब विक्स घटाओ और निफ्टी ऊपर ले जाओ, ये आज का नारा है। विक्स घटाओ, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर ले जाओ। जब तक विक्स नहीं घटाओगे अच्छी से अच्छी चीज़ भी खराब होती जाएगी। बस इसी नोट पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे कार्यक्रम में कॉलर शो है, अगर आप सवाल पूछना चाहें तो पूछेगा ज़रूर। मेरे को और अभिषेक को, साथ ही मानसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।